वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का मैथ्स का जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आज एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन होगा और उसका जो एक्सरसाइज है वो भी यहाँ पे होगा। तो ये जो चैप्टर है क्लास 12 का जो रिलेशन एंड फंक्शन है, ये माना जाता है कि क्लास 12 में वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर है, वन ऑफ द सब मिला के। क्यों ऐसा माना जाता है? क्योंकि इस चैप्टर में प्रीवियस नॉलेज जो होता है क्लास 11 का वो बहुत ही ज्यादा जरूरत है। सेट्स का हो जाए या रिलेशन फंक्शन प्रीवियस का हो जाए, तो इसलिए ये चैप्टर थोड़ा टफ माना जाता है। अभी हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, पहले फर्स्ट 5-10 मिनट जो तुम लोगों ने क्लास 11 में किया था उसको थोड़ा रिकॉल करेंगे। इसके बाद जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो अगला पार्ट आएगा उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। अब ये रिलेशन एंड फंक्शन क्या है? ये तो क्लास 11 में पढ़ा ही होगा कि व्हाट इज रिलेशन एंड व्हाट इज फंक्शन। मान लो एक सेट है A 1 2 3 4 और एक सेट है B 5 6 7 8 5 6 7 8। अब A into B क्या होगा? A into B ये होगा कि हर इन सब एलिमेंट के साथ पेयर, जैसे 1 के साथ 5, फिर 1 के साथ 6, फिर 1 के साथ 7, फिर 1 के साथ 8, 1 के साथ 7, फिर 1 के साथ 8, फिर 2 के साथ सबका पेयर 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, फिर 3 के साथ पेयर 3,5, 3,6, 3,7, 3,8, फिर 4 के साथ पेयर। तो ये सब चीज तो तुमने क्लास 11 में देखा होगा। अब व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन ये है कि रिलेशन फ्रॉम A टू B कि कितने इस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज, इस सेट का सबसेट और उस सबसेट में वो सब एलिमेंट होगा जिसमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होगा। एग्जांपल से समझाता हूं तो और क्लियर होगा तुम लोगों को। जैसे A into B तो ये होता है। अब रिलेशन फ्रॉम A to B, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, A रिलेशन B रिलेशन टू फ्रॉम A to B एज, ये क्या होगा मैं बोला, ये जो रिलेशन फ्रॉम A to B जो होगा वो रिलेशन क्या होगा? इसी जो ये यूनिवर्सल सेट बोल सकते हो क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आया है, प्रोडक्ट करके जो आया है, उसका एक सबसेट होगा एस ए सबसेट ऑफ A into B। ये A into B में जितने सारे एलिमेंट्स है उसका सबसेट होगा। और वो हम लोग कैसे निकालेंगे? उसका सबसेट कैसे निकालेंगे? कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज या कुछ ऐसा होगा, टेकन आउट इन ए मैनर। ओके, इन ए मैनर ना होके इन सम मैनर, इन सम मैनर कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज या कुछ हम निकालेंगे। जैसे कि अभी एक रिलेशन देख लो। रिलेशन कैसे लिखते हैं? आ इज इक्वल्स टू A, B, यानी कि ये रिलेशन बोल रहा हूं। रिलेशन में जो A, B होगा उसमें A and B are both even। A और B जो होगा दोनों इवन होगा। where A epsilon A and B epsilon B। ये रिलेशन समझ में आ गया कि A and B होगा, उसमें A और B जो होगा वो दोनों इवन होंगे और जहां पे A बिलोंग करेगा A से और B बिलोंग करेगा B से। तो वैसा एलिमेंट्स यहां से हम लोग, ये एक रिलेशन हो गया, ये हमें एक रिलेशन
मिल गया, मतलब ये जो बोला ना इन सम मैनर ये है। अभी इसमें हम लोग वो रिलेशन बनाते हैं। चलो इसको मैं R1 ले लेता हूं। अब सब इवन, तो ऑब्वियसली ये तो नहीं हो सकता, 1 1 1 ये तो ऑड है। इवन क्या है 2,5 2,5 नहीं हो सकता क्योंकि 5 ऑड है। 2 6 फिर 2 8 फिर 3 6 नो 3 तो ऑड हो गया, 4 6 4 8 और कुछ है नहीं। तो ये बन गया एक रिलेशन, और ये जो है ये इस सेट का एक सबसेट है क्योंकि ये सब एलिमेंट तो इसमें है। तो ये बन गया एक रिलेशन। वी हैव टेकन आउट सम ऑफ द एलिमेंट इन सम मैनर, और वो मैनर क्या है, हमें ये रिलेशन दिया गया था कि a एंड b आर बोथ इवन, वेयर a से बिलोंग करता है और b एलिमेंट जो है वो b सेट से बिलोंग करता है। अब अगर ऐसा कुछ आ जाए कि ये चलो R1 था, दूसरा रिलेशन एक आ गया कि मान लो a, b and a and b are both odd where a epsilon a and b epsilon b। तो इस रिलेशन में क्या आएगा, इस रिलेशन में आएगा जितने भी ऑड है, जैसे कि 1 5 फिर 1 7 फिर 2 में तो कुछ भी नहीं आएगा, 3 5 फिर 3 7। ये सब जो है ये सब ऑड वाले नंबर है क्योंकि a एंड b दोनों ऑड होना पड़ेगा, तो ये सब ये बाकी कुछ भी तो नहीं होगा। तो ये आ गया हमारा। तो ऐसे जो हम लोग रिलेशन बना रहे हैं, यहाँ पे कितना रिलेशन बनाया, 1 2, ऐसे और भी रिलेशन बना सकते हैं। जैसे और रिलेशन जैसे कैसे बना सकते हैं, जैसे कि ये 1 है ये 5 है, तो हम लोग बोल देंगे a + 4, तो a + 4 में आ जाएगा 1 5 आ जाएगा, 2 6 आ जाएगा। ऐसे करके हम लोग बहुत सारे रिलेशन बना सकते हैं। इस सेट से बहुत सारे सबसेट बना सकते हैं ऐसे रिलेशन का। कितना रिलेशन बना सकते हैं, यहाँ पे तो 2 बनाया हमने, एक बार क्या इवन ले लिया, एक बार ऑड ले लिया, ऐसे तो बहुत सारे सिस्टम से बहुत सारे रिलेशन बना सकते। कितना बना सकता हूँ, कितना बना सकता हूँ। अगर लास्ट ईयर तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A अगर P है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B अगर Q है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो बनेगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो बनेगा वो मेरे हिसाब से तुम लोगों ने पढ़ा था, वो होता है 2 to the power PQ। इस केस में अगर बात करें तो इधर बनेगा, इधर P कितना है, 4 एलिमेंट है, Q कितना है, 4 एलिमेंट है, 2 to the power PQ क्या बनेगा, 4 into 4, यानी कि इस केस में 2 to the power 16 इतने सारा रिलेशन बनेगा। और इतने सारा रिलेशन जो है वो सब दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इतने सारा रिलेशन बनेगा, ये है वो फॉर्मूला। तो चलो यहाँ पे तो हमने देख लिया कि रिलेशन क्या है, तो रिलेशन क्या है तो यहाँ पे देख लिया। अब चलो थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि फंक्शन क्या था। ओके, तो हमने अभी देख लिया कि रिलेशन क्या था और कितने नंबर ऑफ रिलेशन बन सकते हैं एंड ऑल सब कुछ देख लिया। अब एक चीज जो था, जो लास्ट से तुमने पढ़ा था कि व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज रेंज। जो डोमेन क्या था, जो फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स थे वो सब था तुम्हारा डोमेन। तो यहाँ पे फर्स्ट सेट ऑफ एलिमेंट क्या है, 2 2 4 4, मतलब डोमेन क्या होगा 2, 4। और रेंज क्या था, जो सेकंड एलिमेंट्स का, जैसे 6 8 6 8, तो रेंज क्या हो जाएगा 6, 8। हम लोग रिपीट नहीं करते। यहां पे डोमेन क्या आएगा, डोमेन आता है जो फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स उस सबसेट में है। तो इस रिलेशन में डोमेन बन जाएगा 1 और 3, और इस सेट में रेंज बन जाएगा 5, 7। ये था डोमेन एंड रेंज का बात। अब और एक चीज पढ़ा था तुमने, कोडोमेन। नाउ व्हाट इज कोडोमेन। कोडोमेन होता था ये जो सेकंड सेट है इसके जितना भी एलिमेंट वो सारे होते थे कोडोमेन। जैसे कि यहाँ पे अगर इसमें अगर कोडोमेन पूछा जाए तो हमारा होता था 5 6 7 8 सारे एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड ग्रुप।
तो यहाँ पे तो तुम लोगों ने मैंने रिकॉल करा दिया तुम लोगों की डोमेन क्या था, रेंज क्या था, कोडोमेन क्या था, रिलेशन भी यहाँ पे हो गया। नाउ फंक्शन क्या था और फंक्शन और रिलेशन में डिफरेंस क्या था। फंक्शन इसको डिनोट करते थे हम लोग एफ ए से बी, इस रिलेशन इन विच, फंक्शन की एक रिलेशन ही है, इस रिलेशन in which no two ordered pair, no two ordered pair, अब ये ordered pair क्या है, ये सब कौन बोलते हैं ordered pair, no two ordered pair have same first element, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किसी भी रिलेशन में सेम नहीं अगर हो तो उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन। मतलब कहने का मतलब, मान लो ऐसा एक फंक्शन दिया f a, b, इसको मैं रब इसलिए नहीं कर रहा हूं ताकि यहाँ पे फंक्शन लिखूंगा, फंक्शन और रिलेशन का बीच का डिफरेंस तुम लोगों को समझा पाओ, तो इसलिए इसको रब नहीं कर रहा हूं। f a, b and b is equals to a plus 5, where a belongs to a and b belongs to b। तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें मेरे ख्याल से आएगा f is equals to, अगर 1 लिया तो 1 plus 5 आएगा 6, 1,6, अगर 2 लिया तो आएगा 2,7, अगर 3 लिया तो आएगा 3 plus 5 8, अगर 4 लिया तो आएगा 4 plus 5 9। हो गया। पर यहां पे जब मैंने 4,9 लिया, यहां पे 9 है क्या, यहां पे 9 नहीं है, तो ये जो होगा ये नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन में हर एलिमेंट का a और b में रहना जरूरी है। अब देखो, in which no two ordered pair have the same first element, फंक्शन में देखो 1 का इमेज एक ही, इसको बोलते हैं हम लोग इमेज, सेकंड वाला जो है इसको बोलते हैं हम लोग इमेज, और ये जो 1 है इसको बोलते हैं इस इमेज का प्री इमेज। तो ये 7 है इमेज और 2 जो है उस इमेज का 2 है प्री इमेज, 8 जो है वो है 3 का इमेज और 3 जो है वो 8 का है प्री इमेज। तो यहां पे देखो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 का एक ही इमेज है 6, 2 का एक ही इमेज है 7, 3 का एक ही इमेज है 8, लेकिन रिलेशन में देखो ऐसा नहीं है, 2 का 2 इमेज है, 2 का 6 भी है और 2 का 8 भी है, 4 का भी 2 है, 4 का 6 है, 4 का 8 है। यहां पे भी देखो कि फर्स्ट एलिमेंट का 2 इमेज है, तो 2 इमेज अगर हुआ तो वो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन कौन सा है, वैसा रिलेशन जिसमें फर्स्ट एलिमेंट का एक ही इमेज हो, हर एलिमेंट का एक ही इमेज हो। जब हर एलिमेंट का एक ही इमेज होता है तो उस टाइप्स ऑफ रिलेशंस को हम लोग बोलते हैं फंक्शन। तो आई थिंक कि पिछली बार का जो भी थोड़ा रिकॉल कर रहा था इधर हो गया है, डोमेन भी बोल दिया, रेंज भी बोल दिया। ये क्या था, डोमेन क्या था, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, और रेंज क्या था, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट, और कोडोमेन क्या था, होल सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट और सेकेंड सेट। तो आई थिंक कि रिलेशन क्या है, फंक्शन क्या है, वो पिछली बार का थोड़ा तुम लोगों को रिकॉल हो गया होगा। अभी इस एक्सरसाइज 1.1 में हम लोग रिलेशंस का डिफरेंट जो टाइप्स है वो सब पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.2 जब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, वहां पे फंक्शन का जो डिफरेंट टाइप्स है वो सब करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अभी, चलो रिलेशन का डिफरेंट टाइप्स है। ओके, अभी हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन देखने के लिए लिखते हैं लेट आर बी ए रिलेशन ऑफ सेट ए। मान लो आर एक रिलेशन है सेट ए का। अभी इसका मतलब क्या है, आर इज ए सबसेट ऑफ ए इंटू ए, और ए रिलेशन
ए। तो चलो ए कुछ मान लेते हैं, ए को मान लेते हैं हम लोग, चलो 1 2 3 और 4, चलो ए को ये मान लिया। तो ए इंटू ए क्या आएगा, ए इंटू ए आएगा शायद 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4। हम लोग जब किसी रिलेशन को डिफरेंट टाइप्स वगैरह ये सब देखते हैं तो एक ही सेट मान के उसी को ये कर लेते हैं, समझाना इजी हो जाता है। फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 4। चलो ये हो गया हमारा सेट। अब पहला वाला जो है हम करेंगे, मैं एक एक करके यहाँ पे सब एक्सप्लेन करता जाऊंगा। पहला वाला जो है वो है नल और वॉइड और एम्प्टी सेट। ये है फर्स्ट वाला नल और वॉइड और एम्प्टी सेट। नाउ व्हाट इज नल और वॉइड और एम्प्टी सेट? एक रिलेशन है, मान लो ऐसा A, B और B is equals to A plus 5 where A belongs to A and B belongs to A। तो क्या ऐसा कुछ आ सकता है कि A plus 5, A अगर 1 लिया तो plus 5 हो जाएगा 6, लेकिन 6 तो है ही नहीं। तो कोई भी एलिमेंट के साथ ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा। तो ऐसा जब रिलेशन होता है जिसमें कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आता तो उसको हम लोग बोलते हैं नल और एम्प्टी सेट। अब देखते हैं दूसरा वाला है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल रिलेशन। एक ऐसा रिलेशन जिसमें जितने भी इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स या ऑर्डर पेयर है सारे आ जाए। तो ऐसे के लिए कैसा एक रिलेशन में बनाता हूं, R इक्वल्स टू A, B, जहां पे मोड ऑफ A माइनस B इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, where A इप्सिलॉन A एंड B इप्सिलॉन A। अब ये देखो, ये जो मैंने चीज लिया है मोड ऑफ A माइनस B ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सेट में कोई भी सेट ले लो, कोई भी सेट में A माइनस B का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हर सेट में ये एप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि देखो 1 - 1 0, 2 - 1 1 और मॉड है, अगर माइनस भी होता तो वो भी प्लस होता, दैट मींस ये एप्लीकेबल है इन सारे एलिमेंट्स के लिए। तो ऐसा अगर कोई रिलेशन आ जाए कि उस सेट में जितने भी ऑर्डर पे जितने भी एलिमेंट्स है सारे इंक्लूड हो जाए, तो वैसे टाइप ऑफ रिलेशन को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। इसको ऐसे ही समझ सकते हो कि R में इस रिलेशन में अगर पूरा A into A का जो सेट है वो पूरा अगर आ जाए, वैसा टाइप ऑफ रिलेशन को बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। ओके, जो हमारा तीसरा टाइप ऑफ रिलेशन है वो है आइडेंटिटी रिलेशन। ये आइडेंटिटी रिलेशन ऐसा कुछ खास नहीं है, फिर भी किसी बुक में तुम्हें मिल जाएगा ये आइडेंटिटी रिलेशन। वो होता है कि R इक्वल्स टू A, और A बिलोंग्स टू, चलो R ही लिख देता हूं। इसका मतलब ये है कि जो रिपीट हो रहा है, जैसे दोनों सेट में 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये सब अगर हुआ तो इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे कि ये आ गया 1, 1, 2, 2, 3, 3, इसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन। अब ये तो था पहले 3 टाइप ऑफ रिलेशन। अब फोर्थ रिलेशन, फिफ्थ रिलेशन, सिक्स्थ रिलेशन जो है तुम्हारे इस एक्सरसाइज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ रिलेशन जो है इसके साथ रिलेटेड है पर डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है वो भी मैं समझाऊंगा।
ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग जो नेक्स्ट 3 रिलेशन डिस्कस करेंगे, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सबको ध्यान से समझो। अगर ये नेक्स्ट 3 रिलेशन तुम लोगों ने समझ लिया तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो तुम्हारे लिए एकदम इजी हो जाएगा। और अगर नहीं समझा तो इसके बाद कितने भी न्यूमेरिकल्स कर लो, यही समझ में नहीं आएगा कि क्यों कर रहे हो, कोई क्यों क्या रिलेशन निकल रहा है। तो ये नेक्स्ट 3 रिलेशन है, इसको एकदम अच्छे से समझो। फर्स्ट वाला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन? रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये है a, a फॉर एवरी a एप्सिलॉन a, मतलब a जैसा होगा b भी वैसा ही होगा। जैसे 1 हुआ तो 1 हुआ, a हुआ तो a हुआ, b हुआ तो b हुआ। तो अब देखो ये मैं जो उधर जो हमारा जो यूनिवर्सल सेट था जो a to a था, इसको मैंने यहाँ पे लिखी है। अब यहाँ से मुझे ये है, तो ये 1, 1, 2, 2, 3, 3। अब एक चीज तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि इससे पहले जो हमने आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा था वो भी तो यही था, और अभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी यही है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है एक टर्म, यहां पे लिखा हुआ है ये टर्म एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए। ए हमारे पास क्या था? 1, 2, 3 और 4। एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए का सेम ऐसा जेरॉक्स कॉपी होना चाहिए। तो यहां पे देखो 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये आइडेंटिटी रिलेशन तो है। सेम क्वेश्चन को मैंने यहां पे लिखा 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये आइडेंटिटी रिलेशन तो है, यस। पर क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? नहीं। क्यों? क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए यहां पे नहीं है। 1 है ठीक है, 2 है ठीक है, 3 है ठीक है, 4 है, 4 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट इसमें देखो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यस, इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्यों? क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए है। और क्या ये आइडेंटिटी है? ये आइडेंटिटी भी और रिफ्लेक्सिव भी है। मान लो ऐसा कुछ आ गया कि 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, मान लो कुछ दे दिया 2, 3। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? देखो 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के 4 के साथ है, वो तो हो गया। इसके बाद कुछ हो ना हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर उसी सबका a, a है, यानी 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 है, इसके बाद कुछ भी पेयर आ जाए 2, 3 आ जाए, 4, 3 उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमारा जो क्राइटेरिया जो फुलफिल होना चाहिए कि ये सबका अपना जेरॉक्स कॉपी वाला ऑर्डर पेयर होना चाहिए है, तो इसलिए ये क्या है? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो आई थिंक इतने में तुम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है वो समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जो है सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ जो रिलेशन है वो है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। इसमें क्या कह रहा है? ये रिलेशन बोल रहा है कि इफ a1 a2 एप्सिलॉन r एक रिलेशन है, उसमें अगर a2 a1 भी उस रिलेशन में हुआ तो वो सिमेट्रिक है। कहने का मतलब अगर 1, 2 है और उसी रिलेशन में 2, 1 भी है तो ये सिमेट्रिक है। चलो चेक करते हैं। यहां पे 1, 2 है, 2, 1 है, नहीं है, और कुछ देखने का जरूरत ही नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। इसमें देखो 1, 2, 2, 1 है, 1, 1 इसका उल्टा क्या होगा? 1, 1 वो भी है, 2, 2 इसका उल्टा भी 2, 2 है, 3, 3 इसका उल्टा 3, 3 है, तो ये सिमेट्रिक है। यहां पे देखते 1, 2 इसका उल्टा 2, 1 है, 2, 3 इसका उल्टा 3, 2 है, नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। यहां पे 1, 1 इसका उल्टा 1, 1 है, 2, 2 इसका उल्टा 2, 2 है, 3, 3 इसका उल्टा 3, 3 है, 4, 4 इसका उल्टा 4, 4 भी है, 1, 2 इसका उल्टा 2, 1 भी है, 2, 3 इसका उल्टा 3, 2 है कहीं पे? नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अगर a1, a2 है तो a2, a1 भी होना चाहिए, तब भी जाके ये सिमेट्रिक होगा। यहां पे देखो 1, 1 इसका उल्टा 1, 1 है, 2, 2 इसका उल्टा 2, 2 है, 3, 3 इसका उल्टा 3, अगर रिफ्लेक्सिव हुआ तो सिमेट्रिक होगा ही, क्योंकि अगर 1, 1 ये तो इसी का रिवर्स भी हो गया ना, 1, 1 का उल्टा 1, 1 तो दोनों तो होगा ही। तो अगर ऐसा टाइप आ जाए 1, 1 इसका उल्टा भी है, 2, 2 इसका उल्टा भी है, 3, 3 इसका उल्टा भी है, 4, 4 इसका उल्टा भी है, तो ये जो है ये बन जाएगा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब ये है कि अगर जो पेयर है a1, a2
कोई अगर है तो A2, A1 भी अगर उसी रिलेशन में है तो वो सिमेट्रिक है, अगर नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं है। जैसे कि यहाँ पे चेक करके मैंने सब कुछ बोल दिया तुम लोगों को। और यहाँ पे एक ये आता है, वो भी मैं तुम लोगों को बोल ही देता हूं। जैसे मान लो ये वाला R, इसका मैं अगर इनवर्स निकालूं, R इनवर्स मतलब घुमा देना, तो ये 1,1 को अगर मैं घुमा दिया तो भी 1,1 आएगा, 2,2 को घुमाने से भी 2,2 आएगा, 3,3 का 3,3 आएगा, 4,4 का 4,4 ही आएगा। 1,2 को घुमाने से 2 सामने आ जाएगा, 1 पीछे चला जाएगा, 2,1 को घुमाने से 1,2 आ जाएगा, और 2,3 को घुमाने से 3,2 आ जाएगा। अगर if R inverse is equals to R, तो ये सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे देखो R और R इनवर्स सेम है क्या? 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 4,4 है, 1,2 है, 1,2, 2,1 है, 2,1, लेकिन 2,3 और ये 3,2 ये दोनों सेम नहीं है। तो यहाँ पे इस केस में R is not equals to R inverse, hence R is not सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होने के लिए जो इमेज है उसको उल्टा भी, यानी A1 A2 अगर है तो A2 A1 भी होना ही पड़ेगा, तभी जाके ये बनेगा सिमेट्रिक। तो ये दोनों तो हमने पढ़ लिया, रिफ्लेक्सिव पढ़ लिया है, सिमेट्रिक पढ़ लिया। अभी नेक्स्ट जो है वो हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिटिव। ओके, अभी जो लास्ट टाइप ऑफ रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन को हम लोग देखते हैं। अब ट्रांजिटिव रिलेशन जो है ये हमसे ये कहता है कि अगर A, B कोई एलिमेंट है और B, C भी कोई एलिमेंट है, अगर A, B यानी कि इसका जो सेकंड पेयर है वो अगर सेकंड एलिमेंट जो है वो अगर नेक्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है, और अगर उसमें A, C भी है तो वो ट्रांजिटिव है। जैसे कि यहाँ पे 1,2 सेकंड एलिमेंट 2 है, 2,3, तो A और ये A है, ये B है, ये B है, ये C है। इसके बाद A, C है कि नहीं? 1,3 है, नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। ट्रांजिटिव फुलफिल करने के लिए अगर A, B है और अगर B, C भी है, तो वहां पे एक A, C भी होना चाहिए, तभी जाके वो बनेगा क्या? ट्रांजिटिव। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं हम लोग कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। 1,2 और 2,1, तो 1,1 है कि नहीं है। फिर 2,1, 1,1, 1,2 है, फिर 1,1, 1,2 ये तो हो गया, 2,2 ठीक है, 2,3, 3,1 है, हाँ है। तो ये जो है ये क्या है हमारा ट्रांजिटिव है। इसमें देखते 1,2, फिर 2,1, फिर 1,1 है, हाँ है, फिर 2,3, 2,3, 3,3, फिर 2,3 है, हाँ है। ये देखो ये एक ही एलिमेंट दो काम भी कर सकता है। ये देखो 2,3 इसका बन गया 3,3, ये A हो गया, ये B हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, तो A, C क्या होगा? 2,3, तो ये फिर से A, C भी तो बन गया, और 1,1, 2,2 ये भी है। एक चीज याद रखो, मान लो एक ऐसा हमें कुछ मिल गया जिसको 1,1 ये वाला से लिखा था। मान लो ये 1,1 ये A है और B है। अब B, C है कि नहीं? यार B, C ही नहीं है, क्योंकि 1, समथिंग तो है ही नहीं। अगर A, B है और B, C है ही नहीं, तो वो भी ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव कब नहीं होगा? कि A, B है, B, C भी है, लेकिन A, C नहीं है, तब ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन अगर B, C ही नहीं है तो ये स्पेशल केस है। जैसे कि ये 1,1 1 से कुछ है ही नहीं, 2,2 2 से कुछ है ही नहीं, 3,3 3 से कुछ है ही नहीं, 4,4 कुछ है ही नहीं, तो ये ट्रांजिटिव है। अब यहाँ पे देखते हैं 1,1, चलो अगर रिफ्लेक्सिव हुआ तो समझ जाना वो ट्रांजिटिव है, उस पर चेक करने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। यहां से देखो
1,2, तो 2,1 है 2,3, 3,2 है, तो ये भी क्या है, ट्रांजिटिव। तो ऐसे निकालते हैं हम लोग ट्रांजिटिव। ये ज्यादा और समझ में आएगा जब हम लोग और न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो रिफ्लेक्सिव भी समझ में आएगा, फिर सिमेट्रिक भी समझ में आएगा और ट्रांजिटिव भी समझ में आएगा। यहाँ पे ये तीन जानने के बाद एक चीज जान के रखो, वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन ये कहता है कि इफ ए relation is reflexive, symmetric and transitive, अगर कोई रिलेशन ये तीनों है, then that relation is equivalence relation। अगर कोई इक्वेशन ये तीनों है तो वो जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, वो इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। तो इसके साथ ये तीनों जो था वो तीनों मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। अब इससे रिलेटेड हम लोग कि और एक चीज है इक्विवेलेंस क्लास, वो बाद में न्यूमेरिकल्स के थ्रू तुम लोगों को समझा दूंगा। अब इससे रिलेटेड एक दो एग्जांपल का करते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे। ओके, ये एग्जांपल नंबर 2 है तुम्हारे एनसीईआरटी बुक का। इसमें दिया गया है कि लेट P be the set of all triangles in a plane with R a relation in T given by R equals to T1, T2 and T1 is congruent to T2. State whether R is an equivalence relation। अच्छा, ये जो दो एलिमेंट है हमें रिलेशन में दिया गया कि दोनों एलिमेंट एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है। अगर दोनों एलिमेंट एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है तो क्या मैं T1 उस सेट में T1, T1 लिख सकता हूं? T1, T1 क्या लिख सकता हूं? फॉर ऑल T1 एप्सिलॉन T, हर ट्रायंगल में दो ट्रायंगल एक दूसरे के साथ तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही, तो यस इट इज रिफ्लेक्सिव। अब सेकंड पार्ट यह है कि मान लो T1 और T2 रिलेशन में है, इसका मतलब क्या है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, तो इसका मतलब ये भी तो है कि T2 और T1 भी एप्सिलॉन R ही होगा, क्योंकि अगर ये और ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये और ये तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही। तो T1, T2 उस R में हमें T2, T1 में मिलेगा, तो ये सिमेट्रिक भी है। अब देखो, मान लो T1 और T2 R में है और मान लो T2 और T3 भी R में है। अब देखो T1 और T2, T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2 और T2 कॉन्ग्रुएंट टू T1, ये क्या इंप्लाई करता है कि T1 और T3 भी कॉन्ग्रुएंट है, तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो ट्रांजिटिव। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। सो R is an equivalence relation। तो यही था ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले लास्ट एक बात रह जाता है, वो है तुम्हारा इक्विवेलेंस क्लास। अब इक्विवेलेंस क्लास क्या है वो मैं एक न्यूमेरिकल के थ्रू तुम लोगों को समझाता हूं। ओके स्टूडेंट्स, अभी क्लास पार्ट बच गया इक्विवेलेंस क्लास। ज्यादा स्टूडेंट्स ये सब ये जो इक्विवेलेंस क्लास को छोड़ देते हैं, बट अगर हमारे एनसीईआरटी या फिर जो जनवरी मेंस या एडवांस के लेवल से ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक इससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये इजी टॉपिक है, लेकिन ज्यादा स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते हैं। तो मैं बोलूंगा कि इसको अगर ऐसे पढ़ो तो इसको समझना थोड़ा टफ होगा, लेकिन इसको मैं अगर न्यूमेरिकल के थ्रू सॉल्व करने के बाद इसको समझो तो सारे स्टेटमेंट्स आपको तो समझ में आएंगे। तो ये क्वेश्चन है, देखो, शो द रिलेशन R इन द सेट Z ऑफ एन इंटीजर गिवन बाय ये तुम्हारा एग्जांपल नंबर 5 है एनसीईआरटी बुक का।
2 डिवाइड्स a माइनस b इज इक्विवेलेंस। अच्छा चलो, अब a कोमा a अगर लिखा, तो a माइनस a कितना होता है? a माइनस a मेरे हिसाब से 0 होता है, और 0 डिविजिबल बाय 2, यस 0 बाय 2 0, तो ये रिफ्लेक्सिव हुआ। अब बात आता है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। मान लो a माइनस b इप्सिलॉन r है, यानी कि a माइनस b, तो b माइनस a इप्सिलॉन r होगा कि नहीं? चलो मान लो a माइनस b इक्वल्स टू 2r है, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है, ये मान के चल रहे हैं, तो b माइनस a क्या होगा? माइनस 2r हो जाएगा। तो ये भी तो 2 से डिविजिबल है, सिंबल साइन चेंज है, प्लस से माइनस हो जाए, पर ये डिविजिबल है कि नहीं 2 से? ऑब्वियसली होगा। जैसे कि मान लो 6 माइनस 4 2 डिविजिबल है, 4 माइनस 6 क्या होगा? माइनस 2, वो भी तो 2 से डिविजिबल है। तो दैट मींस ये अगर a माइनस b इप्सिलॉन r है तो b माइनस a b इप्सिलॉन r होगा। तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिक। अब देखो a b इप्सिलॉन r, ठीक है, मान लो कि a माइनस b है 2r। अब b माइनस b c b इप्सिलॉन r है, मान लो b माइनस c इक्वल्स टू क्या मान लेते हैं? 2r मान लिया, तो मान लेते हैं 2 s पकड़ लेते हैं। तो अब क्या a c इप्सिलॉन r होगा? मेरे ख्याल से तो होगा। क्यों होगा? चलो देखते हैं। a b इप्सिलॉन r है, दैट मींस इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो डिविजिबल बाय 2 होगा, तो इसलिए 2r लिख दिया। b c डिविजिबल बाय 2 है, तो 2s लिख दिया। अभी अगर इन दो इक्वेशन को प्लस कर दे तो क्या आएगा? a b प्लस b c इक्वल्स टू RHS में क्या आएगा? 2r प्लस 2s। मैंने LHS को प्लस कर दिया, RHS को प्लस कर दिया, तो b भी कट जाएगा, तो आएगा a c इक्वल्स टू, जैसे 2 अगर कॉमन ले लिया तो 2r प्लस s। देखो 2 कॉमन आ गया, दैट मींस a c भी क्या है? डिविजिबल बाय 2। तो इसमें ये ट्रांजिटिव भी हो गया, दैट मींस ये जो पूरा है ये क्या हो गया? ये इक्विवेलेंस इक्वेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब अगर हम लोग इस सेट से अगर इवन इंटीजर कंटेनिंग 0, अगर निकाले तो क्या होगा? एक तो आएगा हमारे पास 0 प्लस 2 या 0 माइनस 2, a b का बात कर रहा हूँ, 0 प्लस 2 माइनस 2 आएगा, या फिर 0 प्लस माइनस 4 आएगा, या 0 प्लस माइनस 6 आएगा, सो ऑन। क्योंकि देखो ना 2 माइनस 0 2 डिविजिबल बाय 2, 2 प्लस 0 2 डिविजिबल बाय 2, 4 प्लस माइनस 0 कुड बी डिविजिबल बाय 2, ये 0 है, 6 नहीं है, 0 है। अब अगर मैं बोलूं ऑड इंटीजर कंटेनिंग 0, अब ऑड कंटेनिंग 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 के साथ ऑड करने से डिविजिबल बाय 2 नहीं होगा। ऑड इंटीजर कंटेनिंग 1, तो हमें पता है कि ऑड के साथ अगर ऑड ऐड होता है तो वो डिविजिबल बाय 2 बन जाता है। क्यों? ऑड के साथ ऑड ऐड होने से वो इवन बन जाता है। तो 1 के साथ प्लस माइनस 3, फिर 1 के साथ प्लस माइनस 5, और 1 के साथ प्लस माइनस 7, सो ऑन। तो ये सब पेयरिंग कर दिया मैंने अलग अलग। अब देखो ये और ये दोनों जो है ये डिस्जॉइंट सेट बन गए कि नहीं? इसके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं, मैंने इस रिलेशन से ही निकाला, लेकिन ये दोनों बन गए क्या? हमारा डिस्जॉइंट सेट। तो इसमें से एक को मान लेते चलो AI और एक को मान लेते AJ। अब ये जो मैंने दो क्लास निकाला है इसी से मैंने निकाला है, एक है कंटेनिंग 0, एक है और कंटेनिंग 1। इसको इससे मिलाते हैं कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ AI आर रिलेटेड टू अदर, ये दोनों तो एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए तो डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है। नो एलिमेंट इन AI इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट इन AJ। इस एलिमेंट का कोई इस एलिमेंट से रिलेट ही नहीं हो पाता है। देखो तो ये दोनों क्या बन गया मैंने? डिसजॉइंट सेट। अभी इन दोनों को सबको मिला दूं तो क्या आ जाएगा मेरा? पूरा X सेट मतलब जिस सेट में ये सब कुछ आता है, और इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन करूं तो इनमें से कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। क्या आएगा मेरा? मेरा आएगा नल सेट।
तो ये जो सेट है, ये सेट नहीं, ये जो क्लास है, ये अलग सा और ये अलग सा, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे कि ये वाला, कहां पे लिखूं, ऊपर लिख देता हूं, चलो यहां पे लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, इक्विवेलेंस क्लास containing 0 is equals to 2r, क्योंकि divisible by 2r, और equivalence class containing 1 is equals to, यहाँ पे सारे odd नंबर है, तो odd नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2r plus 1। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इक्विवेलेंस क्लास को। ऐसा क्लास जो इसी रिलेशन से निकला हो लेकिन दोनों डिसजॉइंट हो मतलब दोनों में कोई कनेक्शन हो ही ना। तो ये था इक्विवेलेंस क्लास। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। और सारे बातें जो चीजें यहाँ पे है, जो एनसीईआरटी में जितने भी बताया हुआ है या फिर जो तुम्हारे एंट्रेंस में जो चीज चाहिए होगा, सारे मैंने यहाँ पे बोल दिया। चलो एक छोटा सा बात है, लास्ट बात ये भी बोल ही देता हूँ कि बीच में कुछ न्यूमेरिकल्स करने में हमें काम आएगा। वो है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। नाउ व्हाट इज दिस एंटी सिमेट्रिक रिलेशन? अगर ऐसा हमें दिया जाए कि इफ a, b इप्सिलॉन r और b, a इप्सिलॉन r, इसका मतलब ये होगा, ये इंप्लाई करेगा कि a इक्वल्स टू b। एंटीसिमेट्रिक का मतलब अगर a, b एक रिलेशन में है और b, a भी उस रिलेशन में है, ये इंप्लाई करता है a और b इक्वल है। जैसे कि मान लो एग्जांपल दे देता हूं कि a इज डिविजिबल बाय b और b इज डिविजिबल बाय a, तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों इक्वल हो गए, a इज इक्वल्स टू b। इसको हम लोग बोलते हैं एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। तो एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन में ये फर्स्ट पार्ट था, ये मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। अगला जो पार्ट आएगा इसमें इसका जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसका सॉल्व पार्ट आएगा। तो तब तक पढ़ाई करते रहो।